नमस्ते दोस्तों। हमारे साथ में हैं डॉक्टर ओम शंकर, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मित्रों, ये केवल कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है, हृदय के डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि ये लोगों के हृदय के अंदर की जो दर्द है उसको भी समझते हैं। मैं कहूँ कि ये डॉक्टर डॉक्टर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सोशल सोशल एक्टिविस्ट की बात अगर की जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप सब कुछ बनिए, लेकिन एक्टिविस्ट ना बनिए। क्योंकि जब आप एक्टिविस्ट बनते हैं, तो कुछ अपने भी होते हैं, कुछ पराये होते हैं, सबके आँख की किरकिरी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर ओम शंकर भी महसूस करते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर होने के नाते अगर वो बीएचयू में अगर केवल प्रैक्टिस करते या कहीं क्लिनिक में प्रैक्टिस करते, तो अच्छा पैसा उगा सकते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया कैसी रहे। लेकिन वो केवल डॉक्टर ही नहीं है, वो हृदय के डॉक्टर हैं, और हृदय जो गरीब लोग हैं, उनके हृदय की बात जानते हैं, जिसको लेके वो समय-समय पे बहुत सारे धरना, प्रदर्शन और गवर्नमेंट से मांगे करते रहे। ये मांगे केवल अपने लिए नहीं थी, वो पूरे संसार, पूरे भारतवासियों के लिए थी, जो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, केवल बीएचयू के हॉस्पिटल में आते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि ये पूरे भारत के हॉस्पिटल में जाते हैं उनके लिए। तो सर, आपका ये ज़ूम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है सर। सर, अभी कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पे, कि जैसे कि भारत भारत में कोरोना जो आया, ठीक है सर? सर, आवाज़ सुन रहे हैं आप? हेलो? हेलो हेलो? सर, आवाज़ सुन रहे हैं आप हमारी? हाँ, हेलो? हाँ, बिल्कुल मैं हाँ, सुन रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। सर, तो हाँ, सर हम कोरोना। तो सर, आपने जैसा कहा था कि सोशल एक्टिविस्ट ना बने, जी, मुझे तो मैं थोड़ी-सी इसमें असहमत हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी संख्या कम होती है ना, जी, तो लोग जो है आपको कमज़ोर समझकर दबाते हैं। जी, मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को एक सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए। जी, भारत क्या, हमें लगता है कि दुनिया के हर व्यक्ति को एक सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए। जी, और वो इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे नहीं, तो सरकार और सत्ता जो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जी, बेईमान और अहंकारी होती है। सत्ता इतना पावरफुल है जी, कि जब वो अपनी कुर्सी पर बैठ बैठ जाता है कोई कमज़ोर व्यक्ति भी, जी, तो वो भी बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि सत्ता पावरफुल है, व्यक्ति पावरफुल नहीं है। उसकी मशीनरी जो लोकतांत्रिक मशीनरी है, जिसके थ्रू वो काम करता है, वो एरोगेंट हो जाती है और वो पागल की तरह करने लगती है जब तक आप उसको कंट्रोल ना करें, यानी निरंकुश हो जाती है। जी, वैसे ही जैसे कि अगर आपके कार में अगर ब्रेक ना हो, आप अगर गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से, 200 स्पीड के से या 50 की स्पीड से, अगर ब्रेक ना हो तो आपकी गाड़ी के कहीं भी जब रुकावट आएगी तो वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसलिए आपके गाड़ियों में ब्रेक दी जाती है। तो सोशल एक्टिविस्ट जो है, वो इन ऐसे जो एरोगेंट एरोगेंस जो है, जो अहंकार जो है, जो सत्ता के पावर के साथ आता है, उसको नियंत्रित करने में कारगर होता है और वास्तविक में लोकतंत्र को लोकतांत्रिक मूल्यों पर कायम रखने में कारगर साबित होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के हर वो व्यक्ति जो अपने आप को मनुष्य कहता है, जो कहता है मनुष्य मतलब एक सामाजिक प्राणी हूँ, और हर सामाजिक प्राणी का मतलब होता है जब आप अपने से बियॉन्ड किसी के बारे में सोचते हैं, अपने घर से बाहर की दीवार के बाहर में सोचना शुरू करते हैं, तब आप मनुष्य कहलाते हैं। और वो जिस दिन आप सोचेंगे, उस दिन आपको बगल वाले का कष्ट समझ में आएगा, और जिस दिन कष्ट समझ में आ जाएगा, उस दिन आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाएंगे। जी तो सर, हर वो मनुष्य जो वास्तविक रूप से मनुष्य है, जानवर नहीं है। जानवर भी तो अपने लिए सब जीते खाते हैं। तो जब तक आप अपने घर की बाउंड्री और अपने लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं, तब तक आप जानवर हैं। मनुष्य और इंसान बनते ही आप बाउंड्री को पार पार करने के बाद है, और मनुष्य बनने के लिए आपको सोशल एक्टिविस्ट बनना जरूरी है। जी। सर, आपने बहुत सही बात बोला कि
कि अगर हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य केवल अपने लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। अगर हम धर्म सोचना की बा चाहिए। हाँ सर, हाँ, सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। जी सर। हुँ। जी। सर, अगर हम धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप सेल्फिश बनो। इसके बावजूद भी लोग अलग-अलग धर्मों के मानने वाले सेल्फिश बन जाते हैं। मतलब कि वो अपने धर्म को भूल जाते हैं। सर, इस पर से आपका अक्सर क्या राय है सर? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को फिर से उछाला है। ये मुद्दा है धर्म का। जी, देखिए, धर्म के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अपने जीवन में अपने रिसर्च से समझा है जी, और जो शायद मैं दूसरे किसी को इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अपने व्यूज़ जो हैं धर्म जी, के लिए भी सामने रखना चाहूँगा। मेरे हिसाब से धर्म के वो मायने नहीं है जो आम व्यक्ति समझता है धर्म के, या 99.99% आदमी समझते धर्म का मतलब। जी, धर्म का मतलब लड़ना नहीं है, पहली बात। और धर्म जो है एक संविधान है। संविधान का मतलब होता है कि किसी, जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र जब कायम हुआ, तो हमारे यहाँ संविधान कायम हुआ, जो लिखे गए 2 साल लगभग समय लगाकर, और इतने सारे लोग बैठकर बुद्धिजीवी दिमाग लगाकर। ये क्या था बेसिकली? डू एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये संविधान है। और जिस समय ये संविधान तैयार नहीं हुआ था, उस समय जो उस समय या उस समाज में जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे या व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ नियम लेट डाउन किए, और उसी नियम को जो फॉलो करने लगे, वो धर्म कहलाया। यानी कि फॉलोइंग द लिविंग एंड द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन ऑफ योर, जो भी लीडर है, तो धर्म के जो भी हर अलग-अलग धर्म के अलग-अलग लीडर रहे हैं, जिसको आप प्रोफेट कहते हैं, या इसी तरह से जो अलग-अलग ईसा मसीह या इस तरह के जो लोग हिंदू धर्म में अलग लोग ऐसे रामकृष्ण, ये जो आए, ये कहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द डू एंड डोंट्स, उसी में लोग मॉडिफाई करके एक की सोसाइटी को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड हो, कैसे आप एक दूसरे से व्यवहार, माँ बाप से, भाई बहन से कैसे रिश्ता हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली धर्म है। जी, धर्म जो है और अध्यात्म, ये दोनों अलग है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन 99.99% धर्म को अध्यात्म से जोड़ देते हैं। अध्यात्म क्या है? उसमें ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म होता है जो व्यक्ति ये समझते हैं कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर में उनको विश्वास है, यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है। दूसरे तरह के व्यक्ति हैं जो इसमें विश्वास ही नहीं करते कि ऐसी कोई शक्ति एग्जिस्ट भी करती है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये शक्ति है, और वो मानने वाले जब उन शक्ति में अपने आप को विलीन करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा, ये अध्यात्म है। धर्म और अध्यात्म में फर्क क्या है? धर्म जो है एक भौतिकवादी चरित्र है समाज का। उसमें डू एंड डोंट, खाना पीना, उठना बैठना, धन संपत्ति, माए बाप, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अध्यात्म में एकांतवास है, या साथ में भी रह रहे हैं तो आपको ऊपर वाले की चिंता है कि हम क्या कर्म करें कि मैं ऊपर वाले से मिल जाऊं, विलीन हो जाऊं उसमें। तो इसलिए धर्म और अध्यात्म दो अलग चीजें हैं, और लोग हमेशा धर्म का मतलब अध्यात्म समझते हैं। जी, अगर आप हमारे देश के कानून को देखें, तो ये भी कहता है कि रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने के जो तरीके हैं, जिसको हम अब तरीके अलग अलग हैं। ये तरीके अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग तरीके इसलिए हैं कि जैसे यहाँ अगर नदी बहती है और यहाँ अगर फसल उगते हैं, गेहूं चावल, तो कहीं वीरान जंगल है, वहाँ कुछ और उगते हैं। कहीं मरुस्थल है, वहाँ कुछ नहीं उगते, वहाँ जानवर होते हैं। तो उनका जो रहने सहने का तरीका होगा वो हमारी तरह नहीं हो सकता है। तो जब रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से जो ओरिजिन किए हैं, वो बेसिकली वहाँ के इनहेरेंट कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़े हैं, और डू एंड डोंट्स उसी के हिसाब से डिसाइडेड था। उसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव में अप्लाई नहीं कर सकते। जी।
यही दिक्कत हुई है कि समाज में, और मेरा मानना है कि जब भी किसी देश में संविधान लागू हो जाए तो वहां धर्म बेमतलब हो जाता है, क्योंकि ये सबसे अपडेटेड कानून है। यानी कि उन सभी संविधानिक उसूलों को एक साथ रखते हुए एक नए धर्म की स्थापना हुई, आप कह सकते हैं। और वो है धर्म संविधान, जो कि हमारे यहाँ आजादी के बाद लागू हुआ। तो ये है धर्म, और इसमें कहीं मरने मारने की बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ अगर हमारे संविधान को देखेंगे तो सबों को एक समान मानने के, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बराबर अपॉर्चुनिटी की बात करता है, व्यक्ति की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता की बात करता है। ये अपडेटेड रिलीजन है जो हमारा संविधान है, वो असली धर्म है जो हर भारतीयों का धर्म है। जी, हर दुनिया के व्यक्ति का अपने अपने संविधान उनका धर्म है। जी, और अध्यात्म एक बिल्कुल अलग चीज है, उसको इसमें कतई नहीं मिलाना चाहिए। अब जी, अध्यात्म के बारे में दो चीजें मैं आपको बता देता हूं जी, कि ज्यादातर जो रिलीजन है वो ऊपर वाले एक हैं, यानी वन गॉड कंसेप्ट में विश्वास करता है, एक्सेप्ट हिंदुइज्म जिसमें कि कई गॉड कंसेप्ट हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उस तरह का सब एक अलग अलग रूप दिखता है, लेकिन फिर भी एक है। तो मेरा सवाल उन लोगों से यही है कि जब सब एक है तो फिर भिन्न क्या है? व्हाई वी आर डिफरेंट एंड जी, व्हाट इज डिफरेंट? वो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है लिंग्विस्टिक डिफरेंस। लिंग्विस्टिक डिफरेंस का मतलब क्या है? लैंग्वेज यानी कि भाषाई भेद। लैंग्वेज यानी भाषाई भेद। भाषाई भेद क्या है? जिस भगवान को हम हिंदी में भगवान कहते हैं, उसी भगवान को उर्दू में खुदा कहते हैं, और उसी भगवान को अंग्रेजी में क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। ये वैसे ही है जैसे कि पानी अगर आपके पास हो ग्लास में, जी, कोई उसको वाटर कह दे, कोई जल कह दे, कोई नीर कह जी, दे, लेकिन आप कहें कुछ भी, उसका लेकिन टेस्ट एक ही है उसके सर। अंदर केमिकल केमिकल संरचना जो है जी, वो H2OE आएगी। यही उसकी बेसिक मूल केमिकल संरचना है। जी, यही अगर ऊपर वाला है तो उस जी, सब की मूल संरचना एक ही है। जी, दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो तुझ में है वही मुझ में है, तो जो मंदिर में है वही मस्जिद में, वही गिरजाघर में। तो लड़ाई किस चीज की है? बात सही। जी, किस चीज की लड़ाई है? जो सर। मंदिर में है वही मस्जिद में है। तो जी, ये आपका अध्यात्म धर्म और इसके स्वरूप को मैंने बताया। हुँ, और लड़ाई अगर इस चीज पर हो जाए कि ये पानी है या जल है या नीर है, इस पर अगर दंगे हो जाए तो जितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी, सब भगवान निकल के और आएँगे। अल्लाह ईश्वर कहकर जी, आपस में लड़ना, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ना भी वैसे ही मूर्खतापूर्ण बात है। और सिर्फ ये भाषाई भेद है जो अपने अपने शब्दों में ऊपर वाला को अलग अलग नाम से पुकार रहा है, लेकिन जिसको पुकार रहा है वो एक ही है। जी, और लोग कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। हम लोग कहते हैं कि भाई तो जो तुझ में है वो मुझ में है। तो जी, बात एक ही है, चाहे कान को किधर से भी पकड़े, हुँ, बात एक है। लेकिन जो समझने की बात है कि जो लड़ाई कर रहे हैं वो महामूर्खतापूर्ण लड़ाई है, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, टू जी, गेन द पावर। यानी कि धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता की लोलुपता, ये धर्म के दुरुपयोग की असली वजह है। जी, और धर्म के दुरुपयोग दुरुपयोग की धर्म को पावरफुल बनाने की वजह क्या है? उसको समझने के बदले उसमें अंधभक्ति पैदा होना। जी, एंड डोनेशन फॉर द विद द मनी, पैसे का दान। सारे धर्म में पैसे का दान बंद कर दीजिए और उससे अंधभक्ति खत्म कर दीजिए। वो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा और संविधान सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। जी। बस सर, आपने बहुत धर्म और अध्यात्म को काफ़ी विस्तृत ढंग से बताया और आशा करता हूँ कि जो लोग भी इस लेक्चर को सुनेंगे, उनको ये अंतर मालूम चल जाएगा और साथ में जो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे कैटलिस्ट होता है कि सारे रिएक्शन को एक्टिव करता है और इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपका जो स्पीच है, उनके लिए कैटलिस्ट के रूप में
काम करेगा और वो लोग जो मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं, उसपे शायद रोक लग जाए, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। सर मेरी अभी भी यही उम्मीद है। हाँ सर, हम जी। सर अभी बात आते हैं अभी वर्तमान सिचुएशन की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, कोरोना की, ठीक है? तो हम्म। उसपे सर एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत में जो कोरोना आया है, क्या इसको अगर प्री प्लान किया जाता तो इसको रोका जा सकता था कभी पहले? आपका सर नहीं, क्या ख्याल बिल्कुल है? 100% 100% रोका जा सकता है, क्योंकि कोरोना इस देश की बीमारी नहीं है। जी, इसका ओरिजिन जो है वो चाइना में हुआ है, और चाइना से ही वो माइग्रेट किया है दुनिया के अन्य हिस्सों में। जी, अब चाइना में, चाहे वो चाइना खुद ने पैदा किया हो या किसी दूसरे देश ने वहां प्लांट किया हो, ये तो अभी रिसर्च का विषय है, इस पर कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल उसकी शुरुआत वुहान नाम की जगह जो जी, चाइना में है वहां से हुई है। और हमारे देश में अगर जिस समय वो केसेस शुरू हुए थे और वहां पर महामारी का रूप ले रहा था, उस समय ही अगर इंटरनेशनल ट्रेवल बैन कर दिया गया होता, तो आज हम इस बीमारी से 100% बच जाते। हमारे पास ये बीमारी आती ही नहीं। तो जी, उस वक्त जब हमें और हमारी सरकारों को जगना चाहिए था, तब हम सो रहे थे। जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा था, तब भी हम सो रहे थे, और तब भी इस गफलत में थे कि हमारे यहाँ तो आएगा ही नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप सोच रहे थे कि मेरे यहाँ आएगा नहीं, उस समय इस देश में लाखों मरीज आ चुके थे। यहाँ समय तक आपका मानना था। आज जो आपके हजार में आंकड़े दिख रहे हैं, ये बिल्कुल ही वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड आंकड़े हैं, जो आईसीएमआर जैसी संस्था, मेडिकल संस्था का दुरुपयोग कर उसके गाइडलाइंस ऐसे बना दिए गए हैं टेस्टिंग के, कि ताकि वो असली व्यक्ति की जांच ही नहीं हो, ताकि आपको पता चले कि इस देश में वास्तविक इस महामारी का कितना प्रकोप है। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। अगर सही समय पर हम इंटरनेशनल ट्रैवल बैन कर देते और जो जहां था वहीं पर उसको रोक देते, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे कोई मजदूर हो, जी, अगर उसको हम आने से रोक देते, तो ये महामारी हमारे देश में कदम नहीं रख पाती, और आज हम लोग इस तरह दहशत में नहीं होते। जी। मतलब कि हम कुछ लाख या कुछ हज़ार लोगों को बचाने के लिए हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को आग के मुँह में झोंक दिया। हम ये कह सकते हैं सर। सर, आ, आ, हम बचाने के लिए तो कुछ किए ही नहीं, बट एक्चुअली क्या है कि जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है वास्तविक तौर पर विदेश से जी, अमीर लोगों के द्वारा लाई गई, जी, और आज जानलेवा ये गरीबों के लिए हो गया है। जी, लाया अमीरों ने विदेश से, जी, और जान पर बन आई है गरीबों की। जी, वजह क्या है कि ये जो ट्रैवल, जो इंटरनेशनल, जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में लोग पढ़ने के लिए, घूमने के लिए गए, और ये 3 महीने जो जनवरी से लेकर जी, और अब मार्च के 18-20 तारीख तक, इवन की 24-25 तारीख तक भी लोग इंटरनेशनल फ्लाइट आते जाते रहे। इन फ्लाइट में जो लाखों आदमी, आंकड़ा लगभग 11 लाख का है, इतने लोग जो विदेशों से आए, जी, तो क्या आपको लगता है जो अमेरिका इंग्लैंड में आज इतनी महामारी फैली हुई है, वहां पे गए हुए लोग बिल्कुल रेजिस्टेंट थे, उनको कोई उसका खतरा ही नहीं हुआ? वहां पर यहाँ के लोगों को हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और आपने जिनके लिए गाइडलाइंस स्क्रीनिंग के बनाई, उन लिस्ट में 12 ही कंट्री थे आपके। वहां वहां से आएंगे तो हम उसको स्क्रीन करेंगे। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका जैसे कंट्री आपकी स्क्रीनिंग लिस्ट में नहीं था। जी, तो इस तरह से लाखों व्यक्ति, जिसको अमीरी जमात कह सकते हैं, और सरकारी जमात के लोग विदेशों से इस बीमारी को लेकर इस देश में आए, जी, और घूम घूम कर भरमन फैलाए, चारों तरफ फैलाए। जी, और इसका सबूत मैं आपको बता सकता हूं कि आप देखिए, ये बीमारी वहीं पर ज्यादा आज मैनिफेस्ट हो रही है जहां विदेश लोग ज्यादा आते जाते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र, पुणे में, मुंबई में, आप दिल्ली में देखिए, ये सब कौन सी जगह है जहां लोग विदेशों से आते जाते हैं, जी, अमीर लोग रहते हैं।
हीरोइन, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग रहते हैं। कोरोना कपूर, ये मतलब कोनिका कपूर जिसको आप कहते हैं, किन किन पार्टियों में कोरोना पॉजिटिव होते हुए कहाँ कहाँ वो घूमे, कितने लोगों को बांटी नहीं पता। जी आप समझिए कि मध्य प्रदेश की घटना आपको याद होगा, अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा। जी एक आईएएस ऑफिसर, जी और वो भी हेल्थ की चीफ सेक्रेटरी, जी और उनका लड़का घूम कर आता है अमेरिका से, और वो उसको छुपाती हैं, उसका कोई जांच नहीं करवाती, जबकि मध्य प्रदेश में सभी कोरोना मरीज के जो जांच होने थे, गाइडलाइंस निर्धारित करने थे, ये उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए था। वो अपने घर में वो गाइडलाइन लागू नहीं की, अपने ऊपर नहीं लागू की, वो खुद उनसे कोरोना ले ली, और उस कोरोना को उन्होंने पूरे अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में बांट दी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के पास कोरोना कंफर्म होने के बाद भी मीटिंग करवाई उन्होंने, और की कई सारे मीटिंग्स में शामिल थी वो। और उसकी वजह से आज भोपाल में 85 केस में से आधे केस उस स्वास्थ्य मंत्रालय में जिनकी जांच हुई है। अभी जिनकी जांच नहीं हुई है वो कहाँ कहाँ फैलाए, जिनको ये फैलाई है इसका तो अता पता ही नहीं है। जी जिस तरह से आप तबलीगी जमात को ढूंढ रहे हैं, उस तरह से ये अमीरी जमात के एक व्यक्ति। सर आपकी आवाज एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर आपकी आवाज बंद होगी सर। हाँ, इसी ठीक है। इसी जी, तरह से आप अमीरी जमात को और दूसरे जगह के लोग जो आपके यहाँ आ रहे हैं, आए हैं विदेशों से, उसकी अगर आप कंटेक्स्ट को और उसको देखें और सबका अगर आप कोरोना टेस्ट करवाएं, तो जी, मुझे लगता है एक ही दिन में लाखों में आंकड़े चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास टेस्ट कराने के वो है नहीं, इसलिए आपने उसको रोक कर रखा है और वास्तविक आंकड़ों को छुपा रहे हैं आप। जी। सर अगर अगर जैसे इटली जैसे देश को देखें, अमेरिका जैसे देश को देखें, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो उसके तुलना में भारत कहाँ तक प्रिपेयर है, कहाँ तक तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए? सर आपकी इस पर क्या राय है सर इस पे? सर आवाज़ आवाज़ फिर बंद हो गई सर। साउंड सर साउंड बंद हो गया सर आपका। हेलो? हाँ, यस सर। हेलो। हाँ, आ गया सर। हाँ सर, बोलें सर हेलो। आवाज़ हाँ, आ रही है सर आवाज़ हाँ। सर। जी, हाँ, ये कह रहा हूँ कि जब आप शुरुआत में कह रहे थे, जी, तो मैंने आपको बताया था कि आप जो अभी आप कह रहे थे कि किस तरह से ये जो है ये परेशानी को हम टैकल कर सकते हैं। जी, और शुरुआत में आपने बताया मेरे संघर्ष को, ये संघर्ष 10 साल पहले इसलिए शुरू हुआ था कि मुझे अंदेशा था कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। अगर हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, मैं इनको समझ सकता हूँ। अगर मैं इन परिस्थितियों को समझने के बाद भी अगर चुप रहता हूँ, तो सरकार के वो लोग इसको क्या समझ पाएंगे जिनको इनकी समझ ही नहीं है, जो इस पूरी चीज को समझ नहीं पाती है। जी, ये धरना प्रदर्शन और सड़क पे सोना, मच्छर कटवाना, आंधी तूफान बरसात में सोना, पुलिस और इतने लोगों के बीच में गालियां सुनना, ये सब सिर्फ एक समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इंसान होने के नाते समाज को बचाने की ही मेरी कोशिश थी, जिसके लिए 15-15 दिन अपने जान को जोखिम में डालकर मैंने आमरण अनशन किए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रंगी। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था हर व्यक्ति को आप स्वास्थ्य का अधिकार दीजिए, राइट टू हेल्थ को इम्प्लीमेंट करिए। हम कह रहे थे कि आप टोटल बजट जो है आपका स्वास्थ्य का, वो वास्तविक तौर पर 1% से भी कम है। आप 2-2.5% कहते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर 1% से भी कम है। आपको उसको बढ़ाकर 10% कीजिए। आप सभी राज्यों के बजटों को 10-10% करिए टोटल बजट का। हम कह रहे थे कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करिए, और जितने भी मेडिकल कॉलेज आज हैं सबको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करिए, और हर 6 करोड़ आबादी पर एक एम्स बनाइए। ये सब इसलिए कह रहा था कि मैं आज अगर 6 सालों में आपने इसकी शुरुआत की होती, तो हम लड़ाई लड़ने में
बेहतर कंडीशन में होते और इस तरह विचलित और विमुख नहीं होते और आंकड़ों का खेल खेल कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करते। हम लड़ाई वास्तविक तौर पे लड़ने की कोशिश करते, जैसे चाइना लड़ा, जैसे अन्य कोई देश लड़ रहा है। हमारे हमारी कंडीशन अलग है और मेरे इंग्लैंड, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रसिया के कंडीशंस अलग है। लेकिन कम से कम हम बेहतर तरीके से लड़ तो सकते थे, पहले हथियार तो नहीं डालते। ये प्रिपेयर्डनेस नहीं होने की वजह से ही हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। आप देखिए कि डॉक्टरों को मास्क, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसके लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है। दूसरे आप देखिए वेंटिलेटर्स की इतनी कमी है, आईसीयू बेड की कमी है, जी, अस्पतालों की घोर कमी है, सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है, ज्यादातर अस्पतालों की। बीएचयू जैसे संस्थानों की ऐसी हालत है तो बाकी संस्थानों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, अगर सिवाय एम्स और कुछ ऐसे एक दो अस्पतालों को, सरकारी इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी हालत बद से बदतर है और इस सबकी वजह है पैसा। अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है तो आपको चाइना से सीखने की जरूरत है, आपको फिनलैंड से सीखने की जरूरत है, अमेरिका इंग्लैंड से जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, क्यूबा से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से स्वास्थ्य और एजुकेशन पर उन्होंने काम किया है। तो जी, आप इस दोनों के ही बजट को घटाते गए और बढ़ाने के बदले, और आज आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। भाई आपने मजबूत किया नहीं तो कमजोर तो होगा ही नहीं, आपने कमजोर बनाया तो कमजोर ही होगा। आपने अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी, नोटबंदी करके, जीएसटी लगाकर, ऊपर से ये इधर बैंक लूट, उधर बैंक लूट, आपने सबको विदेश भिजवाया। तो आपने जब पूरी व्यवस्था को कमजोर की है तो अर्थव्यवस्था तो कमजोर ही होगी ना। जी, आज एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग का, वो व्यक्ति कहता है कि हमारा ग्रोथ नेगेटिव में होगा। तो इसकी वजह क्या है? आपने जो किया ही नहीं और ऊपर से 2 लाख करोड़ की आपने भाई साहब पूंजीपतियों का आपने टैक्स माफ कर दिया। किस लिए? उसी 2 लाख करोड़ को आप जिसको माफ किया है, वापिस कहिए कि यू हैव टू पे दिस टैक्स। किसी से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको कहिए कि जो टैक्स मैंने माफ किया था वो ऑर्डर को वापिस लेता हूं एंड यू हैव टू पे 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ अगर आज आ जाए तो आप आज भी इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। जितने भी आपने ये पैकेजेस घोषित किए हैं, कहने को तो 2 लाख करोड़ है लेकिन वास्तविक तौर पर ये सिवाय 30,000 करोड़ के कुछ भी नहीं है। बाकी वही है जिसको आपने, पुरानी घोषणाओं को आपने नए थाली में परोसकर, पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नया कर दिया। ये तो सब घोषित, किसान को मिलना ही था, इधर उधर गरीबों को मिलना ही था, वो सब जो पीडीएस में मिलता है उसमें क्या आपने नया कर दिया? 5 किलो अनाज कौन सी आपने तोप मार दी उसमें? जी। सर, जैसा कि आपने तो ये सब वास्तविक तौर पे घोषणाएं हैं बस। जी, जी। सर, आपने चाइना की बात किया, मैं भी मुझे भी एक बार एक चांस मिला था चाइना घूमने के लिए 12 दिन के लिए। तो मैं सियांग सिटी में गया था, उनका एक हॉर्टिकल्चर का प्लांट था काफ़ी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो वहाँ के जो पेड़ थे, कई सारे पेड़ थे जिनको कुछ बीमारियाँ थी या उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो हम ड्रॉप हम आदमी को देते हैं, इंसान को देते हैं, ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं, ठीक है? वो ड्रॉप उस सीरीज़ के द्वारा वो सारे पेड़ों में लगाए गए थे। और मेरे पास फ़ोटोग्राफ है, अभी मेरे पास में होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, सभी लोगों को दिखाता मैं। तो मैं देखिए हम कहा जाए कि चाइना में केवल इंसान की ही केयर नहीं करते, वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको भी केयर करते हैं। इस तरह की टेक्निक उन्होंने अपने आप बढ़ा ली है सर। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने, एक और फिर से एक बहुत ही मजेदार इशू को आपने उठा दिया है और जी, मैं इस पर भी 2 मिनट अपनी बात जरूर कहना ज़रूर चाहूंगा। सर। जी, देखिए, प्रकृति और मनुष्य जो है वो अलग नहीं है। जी, मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जी, चाहे वो कुत्ते बिल्ली हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ये सब हमारे वायुमंडल को एक व्यवस्थित बनाते हैं। आपसी सामंजस्य के साथ हम रहते हैं। जी, और जब भी हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आज देखते हैं कि मौसम परिवर्तन किस तरीके से होता है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में बरसात, बरसात में सुखाड़। ये जो चीजें हो रही है, इसकी वजह यही है कि हमने प्रकृति को नष्ट किया है। चाइना के लोगों ने अगर प्रकृति के महत्व को समझा है
और उन्होंने उनको संजोने का काम किया है, तभी वही उनके वृद्धि की वजह है, वही उनके सुपर पावर की रेस में आज सबसे आगे होने की वजह है। जी, आपको मैं बताता हूँ कि अभी के नोटबंदी में ये सिर्फ मनुष्य ही भूख से नहीं मर रहे हैं, जानवर, कुत्ते, बिल्ली भी मर रहे हैं। जी, आप जाकर देखिए, इंसान को खाना नहीं मिल रहा है तो कुत्ते बिल्लियों को कौन खिला रहा है? बात सही और है। अगर जी, उसको खाना नहीं मिलेगा तो इंसान की तरफ वो भी तो मरेंगे, जी, और वो भी मर रहे हैं। चिड़िया मर रही है, जानवर मर रहे हैं, इंसान तो भूख से करोड़ों मर ही रहे हैं। उसको आपने ताला बंद कर दिया, आपको लगता है कि कोरोना की समस्या हल हो गई। जी, कोरोना की हम समस्या और विकट हो गई। कोरोना तो अब उसको मारेगा ही, भूख में मारेगा उसको। और कई लोग बिना इलाज के तो घर ही में मर जा रहे हैं, वो तो जा ही नहीं पा रहे। हमारे ओपीडी जो यहाँ पर बीएचयू में 10-12 हजार लोग आदमी आते थे रोज, यहाँ घूमने थोड़ी आते थे, इलाज कराने आते, तो कहाँ गए वो लोग? जी, सर कम इसी से पे कम मेरा 2000 तो सीरियस पेशेंट आते थे, वो कहाँ गए? जी, सर उनके सर इस जीवन का क्या हुआ? वो सर इसी कौन मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, कौन उसकी के बारे में पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? जी, जी, जी। सर इसी पे मेरा एक इस पे मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि हम चाहे बीएचयू की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे कोई किसी भी हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे बीमारियाँ होती थी, लोग आईसीयू में भर्ती रहते होते थे, ठीक है? आईसीयू में लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सर हमें हमारे मरीज़ को आईसीयू में ले लीजिए। हाँ, आज वो मरीज़ वहाँ से हटा दिए गए हैं। तो क्या कोरोना के भय से सारे मरीज़ खत्म हो गए हैं या क्या क्या कैसा माहौल क्रिएट किया गया है सर? जी, ये कोरोना से भय नहीं, ये कोरोना की वजह से रोज जी, हजारों लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण नहीं, कोरोना की वजह से। जी। साइड कोरोना इफेक्ट्स क्या को क्या बोलिए सर। कर रहा है? कोरोना का साइड इफेक्ट क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। कोरोना जी, का साइड इफेक्ट के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, हम कोरोना को जो प्रिपेयर किया उसमें हमने आईसीयू बंद कर दिया, ओपीडी बंद कर दिया। जी, तो अब इसके थ्रू जो लोग पूरे देश में लोग 35 से 40 हजार आदमी अपनी जान बचा रहे थे, जी, वो मतलब आज आ ही नहीं पा रहे हैं अस्पताल में, वो घर में ही उसकी मृत्यु हो जा रही है। और इसके लिए सरकार आज अगर एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दे कि कौन आदमी भूख से ग्रसित है और कौन आदमी भूख से मर रहा है और कौन आदमी कोरोना की वजह यानी साइड इफेक्ट से लोग मर रहे हैं बिना इलाज के, तो मैं कहता हूं एक ही दिन में सरकार और मीडिया जो है फ्लडेड हो जाएगी ऐसे खबरों से कि कितना भयावह स्थिति है आज इस देश की, कितने लोग मर रहे हैं। 80 से 90 हजार और 1 लाख लोग, मेरा अनुमान है कि रोज इन वजहों से मर रहे हैं, और जिनकी जान हम बचा सकते थे। पता नहीं इस देश में लाख आदमी कोरोना से मरेंगे कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज रोज उतने उनकी वजह से मर रहे हैं, जो कोरोना के साइड इफेक्ट की वजह से जो डिस्टरबेंस सोसाइटी में पैदा हुआ है, उसकी वजह से मर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस देश में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत क्वेश्चनेबल हो गई। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे दुख है ये बात कहते हुए, लेकिन मैं वास्तविक तौर में देख रहा हूँ कि इस देश के डॉक्टर बहुत ही डरे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया के डॉक्टर आज लोगों के जान बचाने के लिए कूद पड़े हैं। इसमें कुछ वजह सरकार की तरफ से है और कुछ वास्तविक तौर पे डॉक्टरों के अंदर जो डर है, वो भी एक वजह है, और मीडिया इसमें बहुत भूमिका निभा रही है उस डर को और बढ़ाने में। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है जो बड़ा ही मतलब विचलित करने वाला है कि अ, उस कोरोना के डर से कई लोग इलाज से जिनको बचा सकते थे, वो ऐसे लाखों मरीज मर गए। और डॉक्टर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आज बीएचयू और एम्स जैसे संस्थानों में मिले हुए हैं, फिर भी लोग ओपीडी नहीं शुरू करवा रहे हैं। उसमें और भी कई मतलब ये वर्ग संघर्ष की तरह भी है ये, आप समझिए कि लोग जो डॉक्टर बन जाते हैं या तो अपने आप को उच्च वर्ग का समझने लगते हैं या उच्च वर्ग के भी हो सकते हैं कि ज्यादा हो, तो ये वर्ग संघर्ष तरह का भी एक कंसेप्ट है इसके अंदर, जो नहीं चाहते कि उनकी जान जाए, भले उनका कॉस्ट करोड़ों आदमी अपनी जान गंवाकर उनके बगैर उपस्थिति में इलाज के मर जाए, उनसे उनको तनिक चिंता नहीं दिख रही है। जी। ये सर बहुत ही दुखद और भयावह स्थिति है। सर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया था। हाँ, मुंबई।
तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे चाहे 1 मरीज़ आवे, चाहे जितने भी मरीज़ आएँ, सबका वो ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, इंक्लूडिंग आपका एक्स-रे हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, पूरा पूरा हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है? और ऐसी सुविधाएँ मेरे ख़्याल से बीएचयू में नहीं है और भी कई जगह नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि अभी जिस तरह से सरकार कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जैसा कहा जा सकता है, हाँ, कि एक एक भी मरीज़ उनको मिल रहा है, उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में कोरोना अभी जो प्रेज़ेंट को लेके फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लानिंग बना सकते हैं हमारे जो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? पहले फ्यूचर से तो प्रेजेंट का सिस्टम बहुत जरूरी है। प्रेजेंट के लिए जी, मैंने बहुत सारी सलाह दिए हैं। मैंने कहा जी, कि अभी जो आप कोरोना के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं वो जी, गलत तरीका है जी, और ये लॉकडाउन मॉडल गलत है। आपको सेलेक्टिव लॉकडाउन के मॉडल को अपनाना चाहिए। जी, सेलेक्टिव लॉकडाउन का मॉडल का जो बेस है वो 2-3 स्तंभों पे खड़ा है। जी, वो क्या है कि सबसे पहले आप हॉटस्पॉट के एरिया को आइडेंटिफाई करिए जहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। केसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो भी व्यक्ति फ्लू लाइक सिम्टम्स से आए, सर्दी खांसी बुखार, उस सबको आप टेस्ट कराइए। इसमें आईसीएमआर की जो आपने एक ब्रेक लगा दिया है उसके अंदर, जिससे कि वो टेस्ट के दायरे से बाहर हो जा रहा है। आपने आईसीएमआर का जो वो एक ब्रेक लगा दिया है जो जिससे कि लाखों लोग टेस्ट के दायरे से बाहर हो जा रहे हैं, उस ब्रेकेज को हटाइए। और जो भी फ्लू लाइक सिम्टम्स से आ रहे हैं उस सब की आप टेस्ट करिए। जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको वास्तविक आंकड़े समझ में आएंगे, हॉटस्पॉट वास्तव कहाँ कहाँ है वो पता चलेगा। तो एक है कि एक्सटेंसिव टेस्टिंग, टेस्टिंग की अपनी कैपेसिटी को तुरंत बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करें। और जब आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ हॉटस्पॉट पता चल जाएगा कि लोग कहाँ कहाँ हैं। फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करें, उसको चाहे घर में आइसोलेट करें या कोई डिटेंशन सेंटर में आइसोलेट करें, या फिर अस्पताल में जो जिसकी अपने ग्रेडिंग के हिसाब से आप जो क्लिनिकल ग्रेडिंग के हिसाब से उसको कंडीशंस के हिसाब से आप उसको आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें और प्रॉपर इलाज करें जो उसकी आवश्यकता है। और दूसरा जो इसका एक एस्पेक्ट है वो ये है कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जी, आप देखिए कि लॉकडाउन का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। जैसे मैंने अभी तक बताया कि गरीबी, भुखमरी और बिना इलाज के लाखों लोग मर गए। एक दवा जो है आजकल वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में दिया जा रहा है, उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहते हैं। यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है अमेरिका के एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहाँ के साइंटिस्ट ने पाया है कि ये कोरोना में कारगर है। और दुनिया में जो सबसे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी एक सॉलिडरिटी ट्रायल कर रही है। उसका भी 4 विंग में से एक जो टेस्ट कर रहा है वो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को टेस्ट कर रहा है। अभी हाल में ट्रंप जी ने मोदी जी को फोन करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग की और जब ये नहीं देने के लिए आनाकानी किए तो कान पर बंदूक सटाकर उन्होंने आपसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले ली। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि अमेरिकन पागल तो नहीं है। वो एक एक दवा को पूछते हैं कि ये मुझे आप क्यों दे रहे हो, उसका इफेक्ट क्या है और साइड इफेक्ट क्या है। ये भारतीय नहीं है कि जो मनवा लिख दिया और खा लिए। तो जी, अगर ट्रंप साहब 3 करोड़ ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाएं हमसे मंगा रहे हैं तो उनको कुछ न कुछ समझ में आया है कि ये हो सकता है कि संजीवन बूटी हो। जी। और उसके ये बाद अगर संजीवनी बूटी है, ये अगर संजीवनी बूटी है तो मेरा एक नया रिकमेंडेशन है कि जब यहाँ की भी आईसीएमआर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डायग्नोज मरीज के कंटेक्ट को आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिला रहे हैं, तो क्यों ना ये दवा जिसको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसको हार्ट की बीमारी हो, जिसको दिमाग के लिए सीजर हो, मसल कमजोरी हो, डायबिटीज हो, लीवर की बीमारी हो, शराब पीते हो, और ऐसे ही सोरियासिस या और जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है उसको छोड़कर उसको डॉक्टर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके पूरे भारतवर्ष में सभी व्यक्ति को जिनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उनको सबको ये दवा खिला दी जाए और लॉकडाउन को सिलेक्टिव कर दिया जाए और एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाए। ये जो तीन स्तंभों पर खड़ा होकर अगर हम इस देश को चलाएं तो गरीबी भुखमरी से ग्रसित इस देश में
हम कोरोना से बेहतर लड़ पाएंगे। दूसरी बात कि अस्पताल, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, और सब जगह ओपीडी खुलवाएं, हर जगह लोगों को इलाज करवाएं। दुनिया के सभी डॉक्टर लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर होना एक संजोग है, हाँ, हेलो सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि चाहे आप जहां भी हो, तो आपको इन तीनों पिलर्स के ऊपर इसके इलाज को खड़ा करना होगा। और हमारे जैसे गरीब देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। आम आदमी, किसान, मजदूर, उनको अपना काम करने दीजिए। मजदूर काम करेगा तो उनको वेतन खाने के लिए मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर की जान बचेगी। किसान अगर आपके लिए अन्न उपजाएंगे, वो अन्नदाता हैं, अगर उपजाएंगे तब तो अगले साल हम जिएंगे। अभी तो आज एफसीआई के गोदाम में भरे हैं, तो वो आपने और हमने तो बनाए नहीं है, वो किसानों ने ही पैदा किए हैं। जी। अगली बार भी आपका गोडाउन भरा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप फसलों को कटाई चलने दें, उसमें मदद करें, और उस सब किसान मजदूरों को अलाउ करें। और लॉकडाउन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का मतलब है कि आप कुछ बसें चलाएं, सब नहीं चलाएं, जिसमें मरीजों के आवाजाही को ही आप प्राथमिकता दें। उनका आप कोडिंग कर दें, लाल, हरा और पीला। हरा मतलब जिसको कोरोना के बिल्कुल कोई संभावनाएं है नहीं है। लाल वो जिनमें बुखार आ रहा है, कोरोना जैसे लक्षण है। और जो पीला है वो लाल तो नहीं है, मतलब उसमें बुखार आ रहा है लेकिन कोरोना के लक्षण नहीं है। तो इस तरह से बस का कोडिंग कर दें, या उसमें झंडा लगा दिया, जैसे भी आप कर सकते हैं। इसी तरह जब वो अस्पताल में जाएं तो आप कोरोना अस्पताल अलग से बना दें। ये कस्बे लेवल पर भी छोटा सा अस्पताल बना दें, 20-30 बेड का। आप जिले लेवल पर 100 बेड का बना दें। आप जो महानगरों में है वो 1-1 हजार बेड का बना दें। और जो राज्य के मुख्यालय है वहाँ 500-500 बेड का बना दें। ये अस्पताल को कोरोना अस्पताल नाम दे। उसका 30% बेड वेंटिलेटेड बेड रखें। वेंटिलेटेड मतलब जिसमें वेंटिलेटर हो, आईसीयू केयर हो। और उस आईसीयू जिसमें वेंटिलेटर सहित आप इसकी इलाज के लिए आप केयर शुरू करें, उसको कोरोना केयर यूनिट कहते हैं, कोरोना केयर यूनिट। और उसमें डेडिकेटेड स्टाफ और ट्रेन स्टाफ अभी से ट्रेनिंग करके वहां पर आप डिप्लॉय करें, उसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग शुरू करें, जिससे कि आप इस लड़ाई, इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाए। जो डॉक्टर आज लड़ रहे हैं, आप उसको प्रोत्साहित करें। जो आप कह दें कि जो आदमी कोरोना में डिप्लॉयड होगा उसकी सैलरी 2 या 3 गुने होगी। आप कहें कि उनके मौत के लिए अगर उसकी वजह से कोरोना इलाज के दौरान मौत होती है तो उसको 10 करोड़ रुपए दें आप। उनके परिवार के जो आश्रित हैं उसको नौकरी की गारंटी दी, ताकि उनको लगे कि नहीं, हम अगर नहीं भी हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से हमारी मौत होती है तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन सुरक्षित रहेगा, कोई भूखे नहीं मरेगा। क्योंकि डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली प्राणी है। तो उनको आप देखें। उसके बाद आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, जो आप और जो लोगों तक सहायता राशि जो आपने सिर्फ घोषणाओं तक सीमित कर रखी है, वो आम जनता तक युद्ध स्तर पर पुलिस को डंडे के बदला ये सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी दें। और डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसके लिए आप पीपल को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के बदले ये बताएं कि कोरोना के बचने के क्या करें और क्या नहीं करें। किस और जो बीमार हैं और वृद्ध हैं उनको सलाह दें कि आप घर से कतई ना निकलें, क्योंकि ये आपके जान को खतरा है उसके अंदर। स्कूल, कॉलेजेस और नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज को आप जुलाई तक बंद करते हैं, उससे किसी की जान नहीं जाने वाली है। और ना ही किसी को कोई इस तरह की इमरजेंसी आने वाली है। कोई भी मास गैदरिंग वाले शादी ब्याह और इस तरह सबको कैंसिल करे, नेताओं की भाषणबाजी, इस सब को बंद कर दे। और मॉल्स वगैरह को बंद कर दे। मॉल्स अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर दें, लोग मॉल्स को फोन करें, वो पहुंचाए या कोई भी आपका पहुंचाए।
जी, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, ग्लव्स और मास्क, इस या ये सब तो डॉक्टर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको फॉलो करें। आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग को यानी जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग वास्तव तौर में कहना चाहिए, सही तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग को माने। हाथ को बार बार साफ करें। सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है आपके लिए, कोई भी साबुन जो आपके घर में है उससे साफ करें। और आपको जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको कोई मास्क की जरूरत नहीं हो। आप तौलिया, रुमाल और या जो फीमेल हैं वो दुपट्टे से उसको 8 बार मोड़ लें और उसको नाक और मुंह को अच्छी तरह से आप कवर करें। और इन सब चीजों को साथ में करते हुए कुछ एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेनें भी चलाएं जिसमें सिर्फ मरीज या उनके साथी ट्रेवल करें। उस ट्रेन को भी इस तरह के बॉगीज को भी आप अलग अलग कलर्स में कोड कर दें, जिनमें जिस तरह की कोडिंग बताए उसमें उसी तरह का। जो आदमी को जाना है ट्रेवल करने के लिए, उसको ट्रेवल करने से पहले उसके मेडिकल हिस्ट्री 3 दिन 4 दिन पहले आप पूछ लें। उसको थर्मल स्कैनिंग करें हर जगह, चाहे वो बस में चढ़े, जी, एयरपोर्ट में चढ़े या उस मतलब एक इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जिससे कि देखिए, कोई भी, जैसे हम एक डॉक्टर हैं, जब भी हम किसी मरीज को इलाज करते हैं और दवा देते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि मरीज को कम से कम नुकसान हो जी, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। जब आप सत्ता और सरकार में बैठे हैं तो आपका भी सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए इस महामारी में, कि समाज और राष्ट्र को कम से कम क्षति पहुंचे और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, यहाँ की जो जनता है, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, यानी कष्ट कम से कम पहुंचे और लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ये हमारी नीति होनी चाहिए। जी, और ताली बजाने से, घंटी बजाने से, शंख बजाने से और डांस करने से या फिर पटाखे छोड़ने से या मोमबत्ती जलाने से या दिया जलाने से या टॉर्च जलाने से इससे कोरोना न मरा है कभी, न मरेगा। ऐसे अपने जो ये बकवास वाली जो सोच है, इसको पीछे रखें और अपने इस दुख घड़ी में आपने बीजेपी के 40 साल मनाए, बीजेपी की स्थापना दिवस मनाई, ये सब महानिंदनीय काम है। ये एक हाइट ऑफ एरोगेंस है। और अंधभक्ति छोड़कर व्यक्ति को अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके मौत से पहले ही आपके लिए दिए और मोमबत्ती जला दिए गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आप मरे और भूख से मरे। ये बहुत दुखद बात है। आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के तरीके सोशल मीडिया में उठाइए, चाहे जैसे भी उठाइए। अपनी बात को कहने का तरीका, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर आप अपनी बात को कहें। सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक जी, आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं कहेंगे। मीडिया की जिम्मेदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, हर चीज में धर्म जाति को लाकर बखेड़ा खड़ा नहीं करें। इसमें जितने भी आज कोरोना किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों को इक्वली इन्फेक्ट करता है, उनकी जान भी लेता है। इसलिए कोरोना जैसे बीमारी को कम से कम जाति धर्म के बंधन में ना बांधे, क्योंकि यहाँ तो अगर तबलीगी जमात फैलाए अमेरिका में और ईरान, इराक, सॉरी, इटली और स्पेन में कौन फैला रहा है? जी, इंग्लैंड में कौन फैला रहा है? तो ये तबलीगी ओबलीगी वाला चक्कर छोड़ दीजिए। और यहाँ पाकिस्तान में क्यों तबलीगी, वो तो मुसलमान देश है, उसको बर्बाद करने के लिए क्यों तबलीगी जाएगा? जी, कोई भी आदमी जो तबलीगी भी एक इसी किसी समाज का एक हिस्सा है। और जैसे आपको इन्फेक्शन हो रहा है विदेश जाने पर, वैसे वो विदेश के आदमी होकर उसको हिस्सा हो सकता है। उसको इतना ना डराए कि वो सामने ही ना आए। ये जी, सोशल जो पुलिसिंग है वो करिए। डंडा ना मारिए, किसी को समझाइए जी, और ज्यादा एजुकेट करिए। डंडा मारना पुलिस का अधिकार नहीं है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इससे कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। जी, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ये किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खत्म हो जाने का संकेत देता है। जी। सर अभी साउथ कोरिया की बात करते हैं। तो साउथ कोरिया पर डे करीब
शुरू में तो 20,000 मरीजों का जाँच करता था। मतलब कि अगर हम में से या किसी को भी अगर ऐसा शक लग रहा है कि अगर हमारे अंदर कोरोना के सिम्पटम आ रहे हैं, तो हम कहीं भी पेट्रोल पंप के किनारे उनके बूथ लगे हुए हैं, क्लिनिक वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ तुरंत टेस्ट करते हैं, वहाँ मैसेज अगर 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 हमारा निकलता है तो हमें कॉल आती है, अगर नहीं निकलता है तो मैसेज मिलता है कि आप ओके हैं, ठीक है? तो क्या हम्म, ऐसा हम्म, भारत बहुत विविधताओं वाला देश है, हर कोई हर जगह नहीं जा सकता। जैसे कि दिल्ली में बात करें जो मोहल्ला क्लिनिक है, हाँ, ऐसे पूरे भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि हमें कुछ भी बीमारी हो, तो हम वहाँ जाके हम अपना ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें या एक्स-रे करवा लें और हमें सूचना सब कुछ मिल जाए। या मैं ये कहूँ कि जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उसको हम क्यों ना आधार से जोड़ दें। देखिए बहुत सारे जी, कंसेप्ट मैंने पहले तो आपको कहा कि जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक समाज स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इस जी, सबको ही तो मैंने कहा, इस सब के लिए जी, पैसे की ही जरूरत होगी ना, सरकार के पास पैसे तो है नहीं, जी, देश कंगाली के कगार पे खड़ा है, तो ये जी, सब होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जिनको आपने पैसे बांटे हैं उससे लेने होंगे, अभी कम से कम 2 लाख करोड़ लेकर अभी आम जो पहली प्राथमिकता है कि अभी अभी के कंडीशन से कैसे निपटे हैं, जो आप बता रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, हमारे यहाँ वो अभी संभव नहीं लगता है। हाँ, लेकिन हमें बहुत सारे यहाँ ऑलरेडी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जहाँ पर हम ये जांच करवा सकते हैं और उसमें ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ज्यादा से ज्यादा जगह पे सुविधाएं कराएं। यही मैंने कहा कि एक्सटेंसिव टेस्टिंग, इसका मतलब हुआ कि ये टेस्ट हर जगह उपलब्ध कराएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इस तरह से जब आप उपलब्ध कराएंगे इस मशीन को और जांच को, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो पाएगी और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। जैसे रिपोर्ट मतलब जो मरीज है उसको नहीं बता के अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता दिया जाता है और वो उनके ऊपर है कि वो फिर किसको क्या बताते हैं। तो ये बड़ा ही रेगुलेटेड सिस्टम है कि ये मीडिया में नहीं जाए। मीडिया को आपने हिंदू मुसलमान में लगा दिया है कि वो उसमें अपना दिखाते रहे, वास्तविक जो परेशानी है। ये बड़ा ही अजीब है कि मीडिया का एक धरा जो है वो खास करके जनता के मुद्दे को नहीं बताता, वो सिर्फ समाज के मतलब सरकार के एजेंडे पे चल रहा है। ये जी, बड़ा ही दुखद है और इसमें तब्दीली की जरूरत है, इसमें इस अप्रोच को बदलने की जरूरत है। ये समाज और राष्ट्र और खुद उस मीडिया के लिए खतरनाक है। कल ये मीडिया ही खत्म हो जाएगा। जी, सरकार अगर मीडिया को देखेगा नहीं, विश्वास खत्म हो जाएगा तो देखेगा कौन? जनता की बात आप सुनेंगे नहीं तो जनता देखेगी क्यों? आप अपनी बात करेंगे तो जनता क्यों सुने आपको? क्यों देखे आपको? जी, जी। हाँ, कभी न कहीं तो आँखें तो खुलेंगी ही, लोग वास्तविकता की ओर जाएँगे ही। फिर सर हम्म, सर एक क्वेश्चन और है, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? और बहुत हमें बहुत सारे जो कार्डियक अटैक आते हैं, वो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की वज़ह से आते हैं या जो हमारा मोटापा होता है होते हैं और उसके पीछे जो कारण होते हैं, फ़ास्ट फूड है कारण होता है, ठीक है? तो ये जो लॉकडाउन के डाउन के दौरान जो लोग फ़ास्ट फूड लेना बंद कर दिए हैं, ठीक है? जैसे हम अक्सर जाते थे, हम्म, हमें बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है? वो जो हम्म। हमारे मोटापा का जो कारण था, ठीक है? ये लॉकडाउन के दौरान ये जो बंद है, हाँ, तो क्या अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये परमानेंटली बंद कर दिया जाए? अ, हुँ, क्या है कि ये जी, फिर डेमोक्रेटिक मॉडल नहीं होगा। अच्छा, ये लोकतांत्रिक देश में सबको अपने चीज चूज करने का अधिकार है। जी, क्या चूज करे और क्या नहीं करे, इसके लिए हमें हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। जी, लोगों को एजुकेट करें। हम जी, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ये नहीं करें और ये करें। आप उसको चॉइस दें, धूम्रपान नहीं करें, अल्कोहल नहीं पिएं। आप घर में चुपचाप बैठ के अपना वजन ना बढ़ाएं, बल्कि रोज दौड़ें 1 घंटा। ये जी, एजुकेट करने की जरूरत है। स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें। तो ये सब चीजें और क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और क्या आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए गुड है, बैड है हेल्थ के लिए, ये आपको एजुकेट करें। आप जी, जबरदस्ती फोर्स न करें कि उसको बंद कर दें या नहीं करें। देखिए, आपको लगता है कि वो पिज़्ज़ा, बर्गर परेशानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो सड़कों पे बिकने वाला पिज़्ज़ा, बर्गर से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जिसको आप पूरी समोसे, कचौड़ी कचौड़ी समझते हैं, जी, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बार-बार जो है एक ही तेल में छाना जाता है और इससे ट्रांस फैटी एसिड जनरेट होता है, जो सीधे आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। और इसीलिए पहले अमीरों की बीमारी समझे जाने वाली हृदय रोग अब गरीबों में भी उसी तरह से है। जी, तो और बदलाव, स्ट्रेस,
बाकी इंडियन खुद ज़्यादा शॉर्ट हाइट है, वो कई सारी वजह है, स्ट्रेस है, डायबिटीज़ का साथ में होना है और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, तो कई सारे फैक्टर्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर एक पूरी बीमारी का एक बनाता है। हाँ। या